जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था? वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। उसमें हमने एक बार रिकैप कर देता हूँ कल जो पढ़े थे उसको, कि वस्तु की मांग कौन करता है? उपभोक्ता। इसलिए क्योंकि वस्तुओं के उपभोग करने से उसको संतुष्टि मिलती है, और एक उपभोक्ता की हमेशा कोशिश यही रहती है कि किसी भी वस्तु को वह कम से कम दाम में खरीदे। दाम अगर कीमत वस्तु की अधिक होती है तो वह वस्तु की मांग को कम कर देता है। ये समझ गए थे? उसका हमने एक सारणी बनाया था और एक ग्राफ बनाया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? वस्तु की पूर्ति, सप्लाई ऑफ कमोडिटी, है ना। ये उत्पादक वस्तु की पूर्ति करता है। और उसके बारे में हमने क्या देखा था कि वस्तु की दाम कम होती है तो पूर्ति भी वे कम करते हैं, और जैसे जैसे वस्तु की कीमत अधिक होती है तो पूर्ति को वो बढ़ाते चले जाते हैं। इसका भी ग्राफ और सारणी हमने बनाया था। आज फाइनल है, फाइनल मैच है समझो। इसमें दोनों को लड़वाएंगे हम। किसको किसको? मांग और पूर्ति को। और जहाँ दोनों का पावर बराबर होगा वहीं पर कीमत निर्धारित होगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मांग व पूर्ति में संतुलन। पहले तो हम जो मांग की सारणी बना लेते हैं जो पिछले बार बनाए थे, और पूर्ति की सारणी, उसके बाद ज़्यादा स्पष्ट होगा, है ना। यहाँ पर रहेगी वस्तु की कीमत, ठीक है, और यहाँ पर वस्तु की मांग, यहाँ वस्तु की मांग लिखेंगे, यहाँ पर वस्तु की पूर्ति किलोग्राम में ना, और ये वस्तु की मांग रुपीज़ में। अगर वस्तु की मांग वस्तु की कीमत 1 रुपये है, पहले ये वाला कॉलम बना लेते हैं, मांग वाली कॉलम को। 1 रुपये वस्तु की कीमत थी तो खरीदने वाले कितना खरीदना चाह रहे थे कल? 500। और बेचने वाले कितना बेचना चाह रहे? चलो बेचने वाले को छोड़ो, पहले मांग वाला को बना लेते हैं। 2 रुपये कीमत थी तो ये कितना खरीद रहे थे? 400। कीमत बढ़ रही थी तो मांग को घटा रहे थे। 3 रुपये कीमत थी तो 4 रुपये कीमत थी तो 200। डिमांड देखिए, प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी कम होते जा रहा है ना। और कीमत बढ़ जाए 5 रुपये तो डिमांड में और कमी हो जाएगी 100। ये तो समझ गए थे आप। इसको बनाते हैं 1 रुपये कीमत यानी बहुत कम कीमत, तो जो उत्पादक यानी कि पूर्ति करने वाले लोग कम कीमत है बोलकर कम पूर्ति करना चाहेंगे। ये कल बताया था मैं। कितना? लेकिन जब कीमत बढ़ेगी तो वो पूर्ति को बढ़ाना चाहेंगे। कितना? 200। कीमत में और वृद्धि होती है तो पूर्ति को और बढ़ाएंगे। कितना? 300। कीमत 4 रुपये होने पे, कीमत 5 रुपये होने पे 500। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कि मांग एवं पूर्ति में संतुलन। तो किसी भी वस्तु की कीमत कहाँ निर्धारित होती है? जब वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति की शक्तियाँ जहाँ बराबर होती हैं, दोनों का पावर जहाँ बराबर होगा
वहीं पर कीमत निर्धारित होगी। आप यहाँ पर वस्तु की मांग वाली सारणी भी देख रहे हैं और वस्तु की पूर्ति वाली सारणी भी देख रहे हैं। तो इस सारणी को देखिए ध्यान से और मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी कीमत है जिस कीमत पर बेचने वाले भी उतनी ही वस्तु बेचना चाह रहे हैं और खरीदने वाले भी उतनी ही वस्तु खरीदना चाह रहे हैं। कौन सी कीमत? वेरी गुड, ये वो कीमत है 3 रुपये, जहां खरीदने वाले 300 वस्तु खरीदना चाह रहे हैं और बेचने वाले भी 300। खरीदने वाले का तात्पर्य मांग करने वाले 300 वस्तु की मांग कर रहे हैं और बेचने वाले से तात्पर्य पूर्ति करने वाले 300 वस्तु की पूर्ति कर रहे हैं। किस कीमत पे? 3 रुपए कीमत पे। अर्थात यहाँ पर उस वस्तु की कीमत 3 रुपए तय होगी। क्यों? क्योंकि इसी कीमत पर मांग और पूर्ति की शक्तियाँ बराबर हो रही हैं और कहीं पर भी मांग और पूर्ति की शक्तियाँ बराबर नहीं हो रही हैं। अगर कीमत 3 रुपए के अलावा और कुछ हो जाता तो क्या होता? ऐसा मान के चलते हैं 3 रुपए से हटके कोई और कीमत अगर निर्धारित हो जाता तो क्या होता, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। 3 रुपए तो होगा ही, कोई और कीमत 3 रुपए को छोड़ के आप मान लो और बताओ, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्या बोल रहे हो? कोई एक कीमत बता दो मुझे। 4? चलिए, मान लो कि बाजार में 3 रुपए कीमत नहीं है, बाजार में कीमत है 4 रुपए। तब क्या होगा, विचार करते हैं ना, ये जानना जरूरी है। चलिए, प्राइस कितना माने आप? 4। 4 रुपए कीमत पर वस्तु की मांग कितनी हो रही है और पूर्ति कितनी हो रही है? मांग 200, पूर्ति 400। अब आप उस बाजार की कल्पना करो जहां खरीदने वाले सिर्फ 200 चीज खरीदना चाह रहे हैं और बाजार में बेचने वाले कितना लेके आए हैं? 400। माने बेचने वाले ज्यादा सामान लेके आए हैं और खरीदने वाले कम खरीदना चाह रहे हैं। आप आसपास में बाजार लगता है तो टमाटर का बाजार लगता है तो किसान ज़्यादा टमाटर लेके गया रहता है और व्यापारी खरीदने वाले कम आए रहते हैं, तो कीमत क्या होता है? घट जाता है। किसान सोच के गया था मैं 500 रुपया भार बेचूंगा, लेकिन इतने किसान बेचने आ गए, पूर्ति इतनी ज़्यादा हो गई कि खरीदने वाले कम पड़ गए। वो 100 रुपया या 200 रुपया भार उसको बेचना पड़ा। अगर मांग कम है, पूर्ति ज्यादा है, तो कीमत क्या होगी? घटेगी। जो 4 आप मान रहे थे वो 4 नहीं रहे। थोड़ी देर के लिए 4 हो सकती है, लेकिन देर सवेर घूम फिर के कीमत यहीं आ जाएगी। समझे बात को? इधर से कोई एक कीमत को मानो, उसको भी समझ के देखते हैं। ऊपर से एक कीमत को आप मानो, मैं उसको भी समझाता हूं। कितना? चलो 2 रुपए को समझते हैं। अगर वस्तु की कीमत 2 रुपए है तो 2 रुपए में मांग करने वाले कितनी चीजें मांग कर रहे हैं? 400। लेकिन बाजार में बेचने के लिए कितनी चीजें आई हैं? 200। यानी कि बाजार में सिर्फ 200 वस्तु है
और खरीदने वाले कितना खरीदना चाह रहे हैं? 400। आपके लोकल लैंग्वेज में उसको लूटा पुदगा हो गए बोलते हैं, हिंदी में छीना झपटी बोलते हैं। ऐसा होता है ना? कभी कभी बाजार में, हमारे लुड़ेग में मैंने देखा है कि वो खुखड़ी आता है ना, या पुटू फर्स्ट टाइम वाला काला वाला, तो थोड़ा सा बेचने के लिए आया रहता है, तो ना सब लोग वही लूटा पुदगा हो जाते हैं। और वो सोच के आया रहता है कि मैं 500 रुपये किलो बेचूंगा, लेकिन लोगों का डिमांड को देखते हुए 1000 रुपये किलो कर देता है। 1000 रुपये किलो रहता है ना, फर्स्ट टाइम पुटू आया रहता है। तो क्यों रहता है? क्योंकि वही लूटा पुदगा होते हैं लोग। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, कीमत 2 रुपये है और 2 रुपये कीमत है तो सबका दिल आ गया, भाई खरीदेंगे खरीदेंगे, लेकिन बाजार में सामान है कम, तो बेचने वाला क्या करेगा? सीधी सी बात है, कीमत को 2 से बढ़ा देगा वो, और घूम फिर के दाम फिर यहीं पर आ जाएगी। अर्थात थोड़ी देर के लिए, जिसको आपने बाजार का प्रकार पढ़ा था ना, अति अल्पकाल, अति अल्पकाल के लिए कीमत ऊपर या नीचे हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में तो घूम फिर के कीमत यही ही आएगी। तो जो दीर्घकाल में होगा वही तो स्थायी होगा ना। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कहाँ निर्धारित होगी कहने से हम ये अल्पकाल वाली बात को नहीं बोलते हैं, सीधा यही बोलते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी वस्तु की कीमत वहीं निर्धारित होगी जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति की शक्तियां बराबर होती हैं। इस बात को तो मैंने सारणी के माध्यम से आपको समझाया है, इसको ग्राफ के माध्यम से भी आपको समझाना पड़ेगा। ये क्या होगा? ओ भी, जीरो भी बोल सकते हो। आधार रेखा x, लंब रेखा, इसको भूलोगे थोड़ी ना। लंब रेखा पे हम क्या दर्शाते हैं? वस्तु की कीमत। आधार रेखा में वस्तु, यहाँ दोनों को बनाएंगे ना हम, इसलिए वस्तु की मांग एवं पूर्ति। कीमत 1 रुपये से 5 रुपये होगी। 1 2 3 4 5। और वस्तु किलोग्राम में है, 100 किलोग्राम से 500 किलोग्राम। 1 2 3 4 5। पहले मांग वक्र को बनाते हैं। 1 रुपये कीमत है तो मांग कितनी है? ये आगे जाऊं? अच्छा, जब भी मैं सारणी तरफ जा रहा हूं तो खांसी आ जा रही है, इसलिए मिस्टेक हो जा रहा है। चलो, ये हो गया। दो सारणी आप देखो, मैं बार बार आना जाना नहीं कर सकता। 2 रुपये कीमत है तो कितनी है मांग? 3 रुपये कीमत है तो 300। 4 रुपये कीमत है तो 200। 5 रुपये कीमत है तो, इसको अपन मिला देंगे तो ये क्या बन गया? DD, यानी कि मांग वक्र, इंग्लिश में डिमांड कर्व। ठीक है।
अब सप्लाई को देखते हैं ना, पूर्ति को। 1 रुपये कीमत है तो सप्लाई कितनी है? 100 ना। और 2 रुपये कीमत है तो पूर्ति 200। 3 रुपये कीमत है तो 4 रुपये कीमत है तो 5 रुपये कीमत है तो ये तो कल भी बनाए थे ना। इसको क्या नाम देंगे? SS। और क्या वक्र बोलेंगे इसको? अरे वाह, कौन इतना जोर से बोल रहा है? इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जब हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ पेपर पे देखते हैं कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, वही वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। यहाँ पर आप देखिए, ये वह बिंदु है जिसे आप ई नाम देंगे, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है इक्विलिब्रियम, हिंदी में मतलब होता है संतुलन। यहाँ पर आप देखिए, वस्तु की कीमत 3 रुपये और वस्तु की मांग 300 एवं पूर्ति भी 300, जो कि इस सारणी में स्पष्ट हो रहा था, वही चीज इस ग्राफ में भी स्पष्ट हो रहा है कि 3 रुपये वह कीमत है जहां मांग करने वाले भी 300 वस्तुओं की मांग कर रहे हैं और पूर्ति करने वाले भी 300 वस्तुओं की पूर्ति कर रहे हैं। ये इसे आप नाम दे देंगे क्या? P। और इसे नाम दे देंगे Q। P मीन्स प्राइस और Q मीन्स क्वांटिटी, मात्रा। ठीक है। जो इस सारणी में अपन कल्पना किए थे कि अगर कीमत इतना हो जाए तो क्या होगा, ये ग्राफ में भी अपन करके देखेंगे और करना ही है, आपके ये बुक में भी करके बताया है। ठीक है। अगर कीमत P1 हो जाए, P1 कीमत कहां पर है, कितने रुपए पे है? ग्राफ देखो, ग्राफ। अरे अरे नामांकन आप कैसे भी, अगर यहाँ पर P1 आप 2 रुपए को कर रहे हो तो 4 रुपए को P2 कर लेना। वो कोई रजिस्टर्ड नाम नहीं है जो पंडित जी से दिखवा के लिखवाए हैं, वो आपको रखना है उसको। ठीक है। चलो, अगर कीमत P1 हो जाए, P1 मीन्स कितना? 2 रुपये। 2 रुपये में आप देखिए कि 2 रुपये में पूर्ति कितनी हो रही है? ये पूर्ति वाली रेखा है ना। 2 रुपये में, ये 2 रुपये में पूर्ति कितनी हो रही है? सप्लाई बराबर 200। और 2 रुपये में मांग कितनी हो रही है? डिमांड बराबर, ज़्यादा मांग हो रही है, बाजार में पूर्ति कम है, दाम क्या होगा? बढ़ेगा। ये P1 थोड़ी देर में कहाँ चली जाएगी? P के पास। ठीक है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि वस्तु की कीमत P2 हो जाए, यानी कि कितने रुपए? 4 रुपए। 4 रुपए में डिमांड कितनी है? 200। देखिए, ये है ना डिमांड 200, यानी मांग है 200, लेकिन 4 रुपए में पूर्ति कितनी है? 400। यानी बाजार में पूर्ति ज़्यादा है जबकि उस वस्तु की मांग कम है।
तो जाहिर है माल ज़्यादा है, खपत कम है, तो दाम घटेगी। तो P2 से घट के कीमत P में वापस आएगी। तो मज़ेदार लगा होगा आपको ये, है ना, और है भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये। तो कुछ ज़्यादा इसमें याद करने और लिखने वाली बात तो है नहीं। अब इस रेखा चित्र को आपको स्पष्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे कि प्रस्तुत रेखा चित्र में OX वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति को दर्शाता है और OY लंब रेखा वस्तु की कीमत को दर्शाता है। जब जो आप वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति में अलग अलग स्पष्टीकरण कल किए थे ना, उसी को यहाँ कंबाइन लिख देना है कि जब वस्तु की मांग वस्तु की कीमत 1 रुपये थी तो वस्तु की मांग 500 थी और वस्तु की पूर्ति 100। लेकिन जब कीमत बढ़ गई तो वस्तु की मांग घट गई, 400 हो गई, लेकिन वस्तु की पूर्ति बढ़ गई, 200 हो गई। ऐसा आपको 5 रुपये तक जाना है। और अलग अलग बिंदुओं का अलग अलग नाम है, कहाँ P2 रखना है, कहाँ P1 रखना है, कहाँ P रखना है। जो ओरिजिनल कीमत है उसको आप P रखेंगे, ठीक है। और जहाँ पर दोनों की शक्तियाँ बराबर होती हैं उसको नाम देंगे E, और वस्तु की मात्रा को Q, ठीक है। और इधर भी नीचे भी Q1 और Q2 देना है ना आपको, समझ गए। तो अगर प्रश्न आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को समझाइए, तो फटाफट आपको वहाँ से चालू करना है बात कि मूल्य निर्धारण के संबंध में 2 तरह की विचारधारा है। प्रोफेसर रिकार्डो और मार्शल कहते हैं, रिकार्डो और एडम स्मिथ कहते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन लागत से तय होती है। वालरस और जेवेंस कहते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत उसके सीमांत उपयोगिता पे डिपेंड करता है। मार्शल कहते हैं कि ये विवाद का निपटारा यही है कि भाई दोनों की शक्तियाँ जहाँ बराबर होती हैं माने वही कीमत तय होती है, ना अकेले उत्पादन लागत और ना अकेले सीमांत उपयोगिता, दोनों कीमत तय नहीं करते हैं, दोनों के द्वारा ही कीमत तय होती है। फिर आप समझाएंगे कि वस्तु की मांग, बताएंगे कि वस्तु की मांग कौन करता है और किस किस कीमत पे कैसे कैसे करता है। फिर समझाएंगे वस्तु की पूर्ति, वस्तु की पूर्ति कौन करता है, कीमत किस कीमत पे कैसे करता है, दोनों की सारणी, दोनों का रेखा चित्र। फिर लास्ट में ये, ठीक है। ये आएगा परीक्षा में 100% गारंटी, वार्षिक परीक्षा की गारंटी दे रहा हूँ मैं। तिमाही में देखिए, तिमाही में मैं कह नहीं सकता भाई सर, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट को आएगा, उसको यूनिट को टिक मारवा देगा। किसमें? कितना यूनिट से आएगा तिमाही? तिमाही में आपको ग्रुप में से